तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। हाल ही में रिलीज़ हुई इविल डेड राइज मूवी के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा एंड आज मैं आपके लिए वही मूवी की एक्सप्लेनेशन को लेके आ चुका हूँ। दोस्तों ली क्रॉनिन की डायरेक्ट की हुई ये सबसे बड़ी मूवी है एंड इसको ऑडियंस से भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है पर इसमें हॉरर और गॉर एलिमेंट्स इतने ज़्यादा बड़े पड़े हैं कि आपको भी देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो बिना देर किए सीधा चलते हैं मूवी के स्टोरी में। मूवी के बिगिनिंग में हम तीन दोस्तों को एक फार्म हाउस जैसी जगह पे चिल करते हुए देखते हैं, जिनमें से टेरेसा और कैलेब लेक के किनारे मज़े कर रहे थे। वही जेसिका की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो अंदर सो रही थी, लेकिन जब टेरेसा उसको देखने जाती है तब वो अजीब से बिहेव करती है, मानो कि किसी बुरी एंटिटी ने उसे पजेस कर लिया हो और वो बेहोश हो जाती है। अब टेरेसा उसके पास जाती है तो जेसिका उसका गला पकड़ लेती है और उसके सिर से सारे बाल उखाड़ लेती है। फिर जेसिका कैलिब के पास जाती है और उसके ड्रोन से खुद का ही सर फोड़ के वो तालाब में गिर जाती है। कैलिब उसको बचाने के लिए उसके पीछे तालाब में कूदता है पर पानी के अंदर से जेसिका उसका सर बाहर फेंकती है। फिर वो खुद भी हवा में लेविटेट करते हुए पानी से बाहर आती है और यहाँ से स्टोरी एक दिन पीछे शिफ्ट होता है। सीन अब लॉस एंजलिस शहर के एक पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट होता है, जहाँ एक लेडी टैटू आर्टिस्ट एली अपने 3 बच्चे डैनी, ब्रिजेट और कैसी के साथ रहती थी। एली के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था और वो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखता था। फिर एक दिन एली से मिलने अचानक उसकी सिस्टर बेथ आ जाती है। बेथ दरअसल एक कॉन्सर्ट सिंगर थी जिसको हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी का पता चला, जिससे वो इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वो अपना कॉन्सर्ट छोड़ के ही एली के घर पे आ गई। अब बेथ बच्चों से बातचीत कर ही रही थी कि तभी एली बच्चों को पिज्ज़ा लाने भेज देती है। तब दोनों बहनों में सीरियस कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें एली बेथ को उसके और उसके पति के सेपरेशन के बारे में बताती है। उधर बच्चे जब पिज्ज़ा लेकर आ रहे थे तभी एक बड़ी अर्थक्वेक आ जाती है, जिससे उनके पार्किंग बेसमेंट का फ्लोर क्रैक हो जाने से एक अंडरग्राउंड टनल का रास्ता खुल जाता है। अब डैनी, जो कि 3 बच्चों में सबसे ज़्यादा शरारती था, वो टनल के अंदर चला जाता है और अंदर डैनी को 3 प्रीस्ट की एक फोटोग्राफ के साथ 3 कैसेट मिलती है और एक बहुत सारे क्रॉस से प्रोटेक्टेड सीमेंट की कब्र के अंदर उसे एक किताब भी मिलती है, जिसको साथ लेकर डैनी और उसकी बहनें घर जाती है। दोस्तों ये वही किताब है जिससे इविल डेड मूवी के हर पार्ट में इविल रिलीज होता है और किसी एक इंसान को पजेस कर लेता है। खैर, अब घर पहुंचकर डैनी उस बुक को खोलने की कोशिश करता है पर खोल नहीं पाता। तभी किताब में लगी नुकीली दांतों से उसकी उंगली कट जाती है और उसका किताब पे खून गिरते ही किताब अपने आप खुल जाती है। फिर डैनी उन रिकॉर्ड्स को भी प्ले करता है जिनमें से अचानक से ईविल मंत्रा रिसाइट होना स्टार्ट हो जाती है और उस बुक का ईविल बुक से आज़ाद हो जाता है। उधर एली, जो कि लिफ्ट से नीचे जा रही थी, उसी इविल से पोजेस हो जाती है एंड हमें लिफ्ट में पोजेशन का सीन दिखाया जाता है। पर दोस्तों मेरी मानो तो इस बार के पोजेशन सीन में मुझे वो वाली बात नहीं लगी जो फर्स्ट इविल डेड या उसके 2013 वाली पार्ट में थी। वो मैं आपको मूवी के एंड में दिखाऊंगा। अब पोजेस होने के बाद एली अजीब से ढंग में चल के अपने घर लौटती है और अंदर कुक करने लगती है। कुक करते हुए वो अपने फैमिली के बारे में बुरी बातें कहती है और फिर उल्टी करके बेहोश हो जाती है। एली को बेथ और डैनी मिलकर लिफ्ट से नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं पर लिफ्ट तो चल नहीं रही थी और भूकंप से स्टेयर्स भी पूरी तरीके से टूट चुके थे। अब बेहोश हुई एली का पूरा बदन ठंडा पड़ चुका था, जिससे सबको लगा कि वो मर गई। इसीलिए उसको बिस्तर पे लेटा के पड़ोस वाले घर के गैब्रियल एंड एक बूढ़े अंकल आते हैं जो उसकी शांति के लिए प्रेयर करने लगते हैं। अब जब बेथ एली की बॉडी के पास बैठकर एली की अच्छी बातें याद कर रही थी तभी एली आंखें खोल देती है और उसका बदन आग की तरह गर्म हो चुका था। तब बेथ और बच्चे मिलकर उसको बाथटब के पानी में डुबा देते हैं, जिसके बाद वो पूरी तरह ईविल में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे ट्रेलर का वो फेमस सीन आता है। एली की चीख से टब का पानी उबलने लगा था और मिरर भी टूट गया था। उसी में से एक कांच के टुकड़े से वो पहले बेथ पे हमला कर देती है, उसके बाद वो ब्रिजेट पे भी अटैक करती है और टैटू मशीन से उसके गाल पे इंजरी कर देती है।
तभी गैब्रियल के पीछे से आ जाने से एली का ध्यान भटकता है और वो उस पे अटैक करके पहले उसकी एक आंख अपने दांत से निकाल देती है और उसे एक दूसरे लड़के के मुंह में थूक देती है। इसी हाथापाई में एली घर के बाहर हो चुकी थी और मौका देख के बेथ ने मेन डोर लॉक कर दिया, जिससे उनको कुछ टाइम सेफ मिल जाता है। और ऐसा सिर्फ उनको लग रहा था क्योंकि एक तरफ घर के बाहर एली ने कॉरिडोर में बाकी लोगों की लाशें बिछा डाली थी और घर के अंदर अब ब्रिजेट भी पोजेस हो चुकी थी। दरअसल ब्रिजेट एली के द्वारा किए जख्म की वजह से ही पोजेस हुई थी, क्योंकि उस टैटू मशीन में एली का खून लग गया था। बेथ किचन में पोजेस ब्रिजेट को कांच खाते हुए देखती है और ब्रिजेट उसी के साथ बेथ पे अटैक कर देती है। बेथ किसी तरह अपनी जान बचा के दूसरे रूम में जाती है, तब ब्रिजेट कैसी पे भी अटैक कर देती है, पर कैसी अपने डॉल में लगे स्टिक को ब्रिजेट के गले से आर पार कर देती है और यहाँ कुछ देर के लिए ब्रिजेट का खेल भी रुक जाता है। पर कैसी उसकी माँ से बहुत लगाव था, तो वो की होल से बाहर बैठी एली को देखने लगी थी। तभी एली अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से ब्रिजेट को फुसला के दरवाज़ा खुलवा देती है और कैसी का गला दबाने लगती है, पर बेथ और डैन उसको कैसे तो बचा लेते हैं। अब बेथ इस इविल को रोकने के लिए थर्ड कैसेट प्ले करती है और वो हेडफोन का यूज़ करती है ताकि उस कैसेट में अगर कोई मंत्र चले तो उसका असर किसी दूसरे पे ना हो। उसी दौरान एली एसी डक्ट से बेथ वाले रूम में घुस जाती है। यहाँ दोनों सिस्टर काफ़ी हाथापाई करते हैं, पर एन मौके पर कैसी बेथ को एक सीजर पास कर देती है जो बेथ एली के सर में घुसा देती है, जिससे एली का खेल भी कुछ देर के लिए रुक जाता है। अब कोई खतरा नहीं था तो बेथ और कैसी बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, पर लिफ्ट अभी भी काम नहीं कर रहा था और बिल्डिंग की सीढ़ियां तो भूकंप से पहले ही टूट चुकी थी। तो आखिरकार वो लोग इमरजेंसी एग्जिट का दरवाज़ा तोड़ रहे थे, पर लॉक काफ़ी मजबूत था। तो बेथ वहाँ पड़ी एक छोटी सी गन है, लेकिन उसे लोड करते ही एली दोबारा से उनके सामने आ जाती है। तब बेथ एली को शूट करती है, जिससे उसके एक हाथ और पैर बॉडी से अलग हो गए थे। इस मोमेंट पे बेथ फिर से लिफ्ट को ट्राई करती है और दरवाज़ा एक कार की इसको निकालते ही लिफ्ट चलने लगती है, पर अब कॉरिडोर के सारे डेड बॉडी जिंदा हो चुके थे और वो एली के पेट में अपना हाथ घुसा रहे थे। लिफ्ट अब बंद होता है, पर उसी दौरान लिफ्ट पूरी तरीके से खून से भर जाता है और जब लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे खुलता है तो वो एक खून की बौछार के साथ खुलता है, पर खुशकिस्मती से बेथ और कैसी जिंदा बच गए थे। अब बेथ कैसी को लेकर गाड़ी से निकलने ही वाली थी, पर उनकी कार की रेयर व्हील जमीन में धंस जाती है। एंड जब वो पैदल निकलने के लिए गाड़ी से उतरते हैं तब उनको पता चलता है कि एली, जो कि अब किताब की आखिरी डेमन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, वो उनके पीछे है। दरअसल जिन लोगों को एली ने मारा था उन सब की बॉडी एली की बॉडी में मर्ज हो चुकी थी और वो अब बहुत ही एक गॉड क्रीचर लग रही थी। खैर वो किसी तरीके से गेट के बाहर जाते हैं एंड गेट बंद होने से मोमेंट पहले ही वो क्रीचर कैसी को अंदर खींच लेता है और एक चेन सो से उसे मारने वाला होता है। बेथ किसी तरीके से अंदर आती है, पर वो क्रीचर उस पर ही वो चेन सो फेंक देता है, जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है। बेथ के गिरते ही वो क्रीचर उसको एक क्रशर मशीन में खींचने की कोशिश करता है, पर एन मोमेंट पे कैसी मशीन को ऑफ कर देती है, जिससे कि बेथ बच जाती है। तभी बेथ किसी तरह खुद को छुड़ा के वो चेनसो उठा लेती है और उसी चेनसो से आखिरकार एली को मार देती है। पर मूवी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एली के मरते ही अब वो डेमन आज़ाद हो चुका था और वो अपने नए होस्ट को ढूंढ रहा था। अब हम नेक्स्ट डे मूवी की स्टार्टिंग सीन वाली जेसिका को उसी बेसमेंट में देखते हैं और वो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे आउटिंग का प्लान डिस्कस कर रही थी। वो जब अपने गाड़ी से उतरती है चारों तरफ खून देख के डर जाती है एंड उसी मोमेंट पे वो डेमन उसको भी पजेस कर लेता है एंड ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों अब बात करें इस मूवी की, तो मुझे इसका 2013 वाला पार्ट काफ़ी बेहतर लगा था, क्योंकि 2013 वाले इविल डेड या फिर ओरिजिनल वाले जो कि 1981 में आई थी, वो दोनों एक फॉरेस्ट लोकेशन में बेस्ड थी, जिससे कि मूवी बनाने वाले के लिए थ्रिल और जंप स्केयर दिखाने का स्कोप बढ़ा हुआ था और मूवी देखने वालों के लिए उसका एक्साइटमेंट।
लेकिन अभी के इविल डेड तो एक अपार्टमेंट में शूट हुई है, जिससे जंप स्केयर्स भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और जैसा कि मैंने कहा था, पहली वाली मूवी की पोजीशन सीन की तो बात ही कुछ और है, जैसे कि ये 1981 वाली इविल डेड की पोजीशन सीन है। और आप देख ही सकते हो कि इसमें डायरेक्टर ने कितने खुले विचार से काम किया है, या फिर ये 2013 वाली, जिसमें चीज़ें थोड़ी संस्कारी तो है पर सीन की फील बिल्कुल ही सेम है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।